लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवनी। भारत के लौह पुरुष के मशहूर सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवनी बायोग्राफी, इनके द्वारा हमारे देश को अखंड भारत बनना में दिया गया योगदान और इनके जीवन से जुड़ी रोचक बातें जानेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवन परिचय, जिन्होंने हमारे देश को एक धागे में पिरोने के लिए जी जान लग दी। सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। सबसे पहले उनको बारडोली सत्याग्रह में संगठनात्मक कौशल के लिए वल्लभभाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। पटेल को रियासतों की समस्या सुलझाने के साहसिक कार्य के लिए महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी थी। हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता है। सरदार वल्लभभाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में काफी योगदान दिया है और इससे भी ज्यादा योगदान भारत की रियासतों को बचाने में दिया है। सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। सरदार वल्लभभाई पटेल भारत की एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने भारत की 200 वर्षों से अधिक चल रही गुलामी को दूर करने में काफी योगदान दिया था। इसके अलावा इन्होंने काफी हद तक प्रयास किया और सफल भी रहे और भारत की अलग अलग राज्यों को संगठित किया। तब जाकर हमारा भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने आया। इस बड़े काम को करने के लिए वल्लभभाई पटेल को सैन्य बल की भी ज्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़ी। इन्होंने ये सारा कार्य सिर्फ अपने काबिलियत और अपने जज्बे के दम पर कर दिखाया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है जो इन्हें बाकी सभी लोगों से अलग बनाती है। सरदार वल्लभभाई पटेल के महान कार्यों के वजह से इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल बन सकते थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय लोग पहले प्रधानमंत्री के रूप में वल्लभ भाई पटेल को ही देखना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों की नीति, गांधी जी का फैसला और जवाहरलाल नेहरू की जिद के कारण इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि यह हमारे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभभाई पटेल, वल्लभभाई झावेराभाई पटेल, झावेराभाई पटेल और लाडबा के 6 बच्चों में से एक का जन्म गुजरात के नाडियाड में हुआ था। उनकी जन्मतिथि का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आमतौर पर स्वीकृत तिथि 31 अक्टूबर 1875, जिसका स्रोत उनका मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र है। वल्लभभाई ने खुद एक फॉर्म भरते समय चुनी थी। ये परिवार लेवा पाटीदार समुदाय का एक कृषक परिवार था और आर्थिक स्थिति के लिहाज से इसे निम्न मध्यम वर्ग कहा जा सकता है। ये परिवार गरीब था और इसमें शिक्षा की कोई परंपरा नहीं थी। वल्लभभाई का बचपन किताबों से दूर कर्मसद के पैतृक खेतों में बीता। वे अपनी किशोरावस्था के अंतिम चरण में थे जब उन्होंने कर्मसद के मिडिल स्कूल से पास होकर नाडियाड के हाई स्कूल में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1897 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन में ही वल्लभभाई ने संगठन और नेतृत्व के ऐसे गुण प्रदर्शित किए जो उन्हें भविष्य की भूमिका के लिए तैयार करते थे। एक बार 6ठी कक्षा में पढ़ते समय उन्होंने अपने सहपाठियों की एक सफल हड़ताल आयोजित की जो 3 दिनों तक चली ताकि एक शिक्षक को सबक सिखाया जा सके जो छड़ी का बहुत शौकीन था। वल्लभभाई को ये गुण संभवतः अपने पिता से विरासत में मिले होंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने झांसी की रानी के नेतृत्व में विद्रोह में भाग लिया था और बाद में मल्हार राव होलकर ने उन्हें बंदी बना लिया था। करियर का आरंभ में वल्लभभाई जब मैट्रिक पास हुए थे तब वे 22 साल के एक परिपक्व युवक थे। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उच्च शिक्षा उनके बस की बात नहीं थी। इसके बाद सबसे अच्छा विकल्प था कानून की पढ़ाई करना और एक देशी वकील के रूप में स्थापित होना। उन्होंने ऐसा किया और गोधरा में एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन एक मित्र की देखभाल करते समय उन्हें प्लेग का आक्रमण हुआ, जिसके कारण उन्हें शहर छोड़ना पड़ा और कुछ समय नाडियाड में बिताने के बाद वे 1902 में बोरसद चले गए, जो खेड़ा जिले का एक शहर था, जहां उस समय गुजरात में सबसे अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। वल्लभभाई यहां बचाव पक्ष के वकील के रूप में काफी लोकप्रिय हो गए थे। वल्लभभाई अब इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बनना चाहते थे।
बोरसद में अपनी प्रैक्टिस से उन्होंने वहां के खर्चों के लिए पर्याप्त कमाई कर ली थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण वे तुरंत यात्रा करने में सक्षम नहीं थे। उनके भाई विट्ठल भाई ने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए एक अंग्रेजी फर्म में जाने की इच्छा व्यक्त की और वल्लभ भाई ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि उनके रहने का खर्च भी उठाया। उनकी पत्नी जेवरबाई 1909 की शुरुआत में पेट की बीमारी के लिए एक ऑपरेशन के बाद मर गईं। जब वल्लभ भाई को इस शोक की खबर मिली तो वे आनंद में एक हत्या के मामले में एक गवाह से जिरह कर रहे थे। जिस अभेद्य धैर्य के लिए वे बाद में जाने गए उसके साथ उन्होंने दुख नहीं जताया, बल्कि हाथ में जिरह करते रहे। वे अंततः 1910 में इंग्लैंड के लिए रवाना हुए और मिडिल टेम्पल में शामिल हो गए। यहाँ उन्होंने इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया कि वे रोमन कानून में अव्वल आए, पुरस्कार प्राप्त किया और 3 साल की सामान्य अवधि के बजाय 2 साल के अंत में बार में बुलाए गए। 1913 में भारत लौटने पर उन्होंने अहमदाबाद में वकालत शुरू की और इसमें उन्हें बहुत सफलता मिली। उनके पास त्वरित बुद्धि, सामान्य ज्ञान और उन लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति थी जो ब्रिटिश अधिकारियों के क्रोध के पात्र थे और कानून के शिकंजे में फंस गए थे, जो खेड़ा जिले में असामान्य नहीं था। बैरिस्टर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा के कारण उन्हें सार्वजनिक जीवन में एक सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ। प्रारंभिक राजनीतिक करियर में महात्मा गांधी द्वारा जनता की गलतियों को सुधारने के लिए दिए गए निर्भीक नेतृत्व से वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने महात्मा गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। 1917 में वे पहली बार अहमदाबाद के स्वच्छता आयुक्त चुने गए। 1924 से 1928 तक वे नगर निगम समिति के अध्यक्ष रहे। नगर निगम प्रशासन के साथ उनके जुड़ाव के वर्षों में नागरिक जीवन में सुधार के लिए कई सार्थक कार्य किए गए। जल आपूर्ति, स्वच्छता और नगर नियोजन में सुधार के लिए काम किया गया और नगर पालिका को ब्रिटिश शासन के एकमात्र सहायक से बदलकर अपनी इच्छाशक्ति वाली एक लोकप्रिय संस्था में बदल दिया गया। 1917 में प्लेग और 1918 में अकाल जैसी आपदाएं भी आईं और दोनों ही मौकों पर वल्लभ भाई ने संकट से निपटने के लिए महत्वपूर्ण काम किया। 1917 में उन्हें गुजरात सभा का सचिव चुना गया, जो एक राजनीतिक निकाय था और जिसने गांधी जी को उनके अभियानों में बहुत सहायता की। महात्मा गांधी के साथ जुड़ाव 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान और भी गहरा हो गया, जो फसल खराब होने के कारण भूमि राजस्व मूल्यांकन के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। 3 महीने तक गहन अभियान चलाए गए जिसमें गिरफ्तारियां, माल संपत्ति, पशुधन की जब्ती और बहुत अधिक आधिकारिक क्रूरता शामिल थी। उसके बाद अनिच्छुक औपनिवेशिक सरकार से राहत प्राप्त हुई। गांधी जी ने कहा कि अगर वल्लभ भाई की सहायता न होती तो यह अभियान इतनी सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता था। 1917 से 1922 तक के 5 साल भारत में लोकप्रिय आंदोलन के वर्ष थे। युद्ध की समाप्ति के बाद रॉलेट एक्ट लागू हुआ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर और भी अधिक अंकुश लगाया गया। और फिर पंजाब में खिलाफत आंदोलन के साथ नरसंहार और आतंक फैल गया। गांधी जी और कांग्रेस ने असहयोग का फैसला किया। वल्लभ भाई ने अपनी वकालत हमेशा के लिए छोड़ दी और खुद को पूरी तरह से राजनीतिक और रचनात्मक कार्यों में समर्पित कर दिया। गांवों का दौरा किया, सभाओं को संबोधित किया, विदेशी कपड़ों की दुकानों और शराब की दुकानों पर धरना दिया। इसके बाद बारडोली सत्याग्रह हुआ। सत्याग्रह का अवसर सरकार द्वारा बारडोली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में 22% और कुछ गांवों में 50 से 60% तक की वृद्धि करने के निर्णय के कारण हुआ। अन्य तरीकों से निवारण प्राप्त करने में असफल होने पर तालुका के कृषकों ने 12 फरवरी 1928 को एक सम्मेलन में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भू राजस्व का भुगतान न करने का निर्णय लिया। संघर्ष बहुत ही भयानक और कड़वा था। संपत्ति और पशुओं पर इस हद तक कब्जा किया गया कि लोगों ने कई दिनों तक खुद को और अपनी भैंसों को बंद करके रखा। इसके बाद गिरफ्तारियां हुईं और फिर पुलिस और किराए के पठानों की क्रूरताएं सामने आईं। इस संघर्ष ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। पटेलों और तलातियों ने अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया। सरकारी राजस्व वसूल नहीं हुआ।
सरकार को अंततः जनता के संकल्प के आगे झुकना पड़ा और यह पता लगाने के लिए जांच बैठाई गई कि वृद्धि किस हद तक उचित थी और बढ़ी हुई राजस्व वसूली को स्थगित कर दिया गया। यह न केवल बारडोली के 80,000 किसानों की विजय थी बल्कि विशेष रूप से वल्लभ भाई की व्यक्तिगत विजय थी। उन्हें राष्ट्र द्वारा सरदार की उपाधि दी गई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। इस समय देश में राजनीतिक स्थिति संकट के करीब पहुंच रही थी। कांग्रेस ने देश के लिए पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य स्वीकार कर लिया था, जबकि ब्रिटिश सरकार एक हित को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की अपनी नीति और संवैधानिक चालों के जरिए आजादी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी और अपने शासन को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद गांधी जी ने प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह शुरू किया। वल्लभ भाई पटेल, हालांकि उन्होंने नमक कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया था, लेकिन गिरफ्तार होने वाले राष्ट्रीय नेताओं में सबसे पहले थे। उन्हें वास्तव में 7 मार्च 1930 को गिरफ्तार किया गया था, गांधी जी के दांडी मार्च पर निकलने से कुछ दिन पहले। उन्हें जून में रिहा किया गया था। तब तक गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेता जेल में थे और देश में संघर्ष की गति बढ़ रही थी। कुछ ही महीनों में वल्लभ भाई फिर से जेल में थे। मार्च 1931 में वल्लभ भाई ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वें अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य गांधी-इरविन समझौते को अनुमोदित करना था जो उसी समय संपन्न हुआ था। ये कार्य आसान नहीं था, क्योंकि भगत सिंह और कुछ अन्य लोगों को उसी दिन फांसी दे दी गई थी जिस दिन कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ था और प्रतिनिधि, विशेषकर युवा वर्ग, नाराज थे। जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस समझौते की शर्तों से खुश नहीं थे। लेकिन कांग्रेस ने अंततः एक स्वर से समझौते पर अपनी मुहर लगा दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया, राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गई। गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया। गांधी जी और अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और दमन की नीति अपनाई गई। वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी के साथ यरवदा जेल में रखा गया और वे 16 महीने तक साथ रहे, जनवरी 1932 से मई 1933 तक। इसके बाद वल्लभ भाई ने एक और साल नासिक जेल में बिताया। जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया, तो कांग्रेस ने हालांकि आमतौर पर अधिनियम की आलोचना की, इसके संवैधानिक प्रावधानों को आजमाने का फैसला किया जो भारतीयों को कुछ हद तक स्वशासन प्रदान करते थे और इसके तहत परिकल्पित प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों में भाग लेने का फैसला किया। 11 प्रांतों में से 7 में कांग्रेस को बहुमत मिला और कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन हुआ। कांग्रेस संसदीय उप समिति के अध्यक्ष के रूप में वल्लभ भाई पटेल ने इन मंत्रालयों की गतिविधियों का मार्गदर्शन और नियंत्रण किया। हालांकि यह बहुत लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि 3 सितंबर 1939 को जब ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की तो वायसराय ने केंद्रीय या प्रांतीय विधानमंडलों से परामर्श किए बिना ही यह घोषणा कर दी कि भारत ब्रिटेन के सहयोगी के रूप में युद्ध में शामिल हो गया है। कांग्रेस इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकी और कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने युद्ध में भारत की भागीदारी का विरोध करते हुए व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारी देना शुरू कर दिया। वल्लभ भाई पटेल को 17 नवंबर 1940 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें स्वास्थ्य कारणों से 20 अगस्त 1941 को रिहा कर दिया गया। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को बंबई में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और वल्लभ भाई को कार्य समिति के अन्य सदस्यों के साथ 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में नजरबंद कर दिया गया। जबकि गांधी जी, कस्तूरबा और महादेव देसाई को आगा खां के महल में नजरबंद कर दिया गया। इस बार सरदार लगभग 3 साल तक जेल में रहे। जब युद्ध की समाप्ति पर कांग्रेस के नेता रिहा हुए और ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की समस्या का शांतिपूर्ण संवैधानिक समाधान खोजने का फैसला किया, तो वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के मुख्य वार्ताकारों में से एक थे। स्वतंत्रता के बाद के भारत में योगदान इनकी अहम भूमिका रही।
जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो वे उप प्रधानमंत्री बने और गृह, राज्य और सूचना एवं प्रसारण विभागों के लिए जिम्मेदार थे। इसी पद पर उन्हें भारतीय संघ में राज्यों के एकीकरण की सबसे जटिल और उलझन भरी समस्या से निपटने के लिए बुलाया गया था। और यहीं पर उनकी चतुराई, उनकी अनुनय विनय की शक्ति और उनकी राजनीतिज्ञता पूरी तरह सामने आई। उन्होंने इस प्रश्न को ऐसे संभाला जैसे केवल वे ही इसे संभाल सकते थे। 1 वर्ष से भी कम समय में रियासतों को 562 से घटाकर 26 प्रशासनिक इकाइयों में बदल दिया और भारत के लगभग 80 मिलियन लोगों तक लोकतंत्र पहुंचाया, जो देश की लगभग 27% आबादी थी। राज्यों का एकीकरण निश्चित रूप से वल्लभभाई पटेल के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, लेकिन उनके लिए यह आसानी से और जल्दी हासिल नहीं हुआ होगा। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने सांप्रदायिक संघर्ष से तबाह हुए देश में व्यवस्था और शांति वापस लाने के प्रयासों की अध्यक्षता की, जो अपने इतिहास में अभूतपूर्व था। उन्होंने एक महान प्रशासक की निर्मम दक्षता के साथ इस कार्य को पूरा किया। विभाजन के बाद उन्होंने विभाजन की समस्याओं को सुलझाया, कानून और व्यवस्था को बहाल किया और हजारों शरणार्थियों के पुनर्वास का काम बड़ी हिम्मत और दूरदर्शिता के साथ किया। उन्होंने हमारी सेवाओं को पुनर्गठित किया, जो अंग्रेजों के जाने के बाद कमजोर हो गई थी, और हमारे नए लोकतंत्र को एक स्थिर प्रशासनिक आधार प्रदान करने के लिए एक नई भारतीय प्रशासनिक सेवा का गठन किया। कांग्रेस पार्टी में योगदान, उनका योगदान अहम था। गांधी जी ने कांग्रेस को व्यापक आधार वाली कार्रवाई के लिए एक कार्यक्रम दिया, लेकिन वल्लभभाई ने उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए पार्टी मशीनरी का निर्माण किया। उनसे पहले किसी ने भी प्रभावी संगठन की आवश्यकता पर पर्याप्त विचार नहीं किया था, लेकिन वल्लभभाई ने अपने अभियानों के दौरान इस आवश्यकता को महसूस किया और अपनी संगठनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा को पार्टी की ताकत बनाने के लिए समर्पित कर दिया, जो अब संगठित और प्रभावी तरीके से लड़ सकती थी। पार्टी संगठन पर उनकी पकड़ पूरी थी। इस प्रकार वल्लभभाई पटेल भारत की स्वतंत्रता के प्रमुख वास्तुकारों और संरक्षकों में से एक थे और देश की स्वतंत्रता को मजबूत करने में उनका योगदान बेजोड़ है। 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया और वे अपने पीछे एक पुत्र दह्याभाई पटेल और एक पुत्री मणिबेन पटेल छोड़ गए। पूरा नाम वल्लभभाई झावेराभाई पटेल। जन्म तिथि 31 अक्टूबर 1875, नाडियाड, गुजरात। मृत्यु 15 दिसंबर 1950, मुंबई। उम्र 75 वर्ष। भाषा अंग्रेजी, हिंदी। पिता झावेराभाई पटेल, माता लाडबा देवी। नागरिकता भारतीय। शिक्षा वकालत, इंग्लैंड। कार्य भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950। वैवाहिक स्थिति विवाहित। बच्चे मणिबेन पटेल, दह्याभाई पटेल। उपनाम सरदार पटेल। लौह पुरुष, ऑल इंडिया सर्विसेज के प्रणेता। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्मदिवस के मौके पर भारत के तत्काल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 240 मीटर है। जय माता दी, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो बिल्कुल फ्री हैं। बेल आइकॉन को दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।